हेलो मेरे शेर शेरियों, मैं हिमांशु आप सभी के बीच आज क्लास 10th के जैव प्रक्रम में पिछले 5 सालों में जितने भी सवाल बने हैं उन सबको करवाने वाला हूं और जितने सवाल अगले परीक्षा में बन सकते हैं उन सबको भी एकदम निचोड़ के साथ करवाने वाला हूं। तो चलिए आगाज करते हैं इस शानदार से सेशन का एक शानदार लाइन के साथ। तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज के शानदार सेशन के। आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप सभी जानते हैं, जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा होता है परिवहन और चौथा होता है उत्सर्जन। आप सभी को पता होगा कि इस पोषण किसे कहते हैं। हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोषण है, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन, उत्सर्जन। पोषण किसे कहते हैं? पोषण जो हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है भोजन को, उसी को पोषण कहा जाता है। श्वसन उसे कहा जाता है जो हमारे डेली रूटीन में वायुमंडल से जो सांस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। परिवहन, अगर हमारे अंदर खून ना चले तो हम नहीं जी सकते हैं, तो रक्त के परिसंचरण तंत्र को ही परिवहन कहा जाता है। चौथा होता है उत्सर्जन, अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये आप सबको क्लियर हो गया। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो आप सबको अभी पता है कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण जो हमारे द्वारा लिया गया, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर क्या होता है? स्वपोषी पोषण जो हरे पौधे पेड़ पौधे लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वपोषी मतलब स्वयं, याद करने का तरीका स्वयं जो अपने भोजन को निर्माण कर सके उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं, तो हरे पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट है क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O मतलब जल होता है, H2O मतलब जल होता है, आप सबको पता होगा, और सूर्य के प्रकाश। इन सबको मिला करके स्वपोषी पोषण अपना भोजन को निर्माण करते हैं। इसको ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हरे पेड़ पौधे कहे जाते हैं, तो आप सबको पता होगा कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। तीसरा, RCB के जीवन अवधि इतनी होती है, तो आप सबको बता दें कि RCB 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक होता है RCB और दूसरा होता है WBC। मतलब इसका होता है रेड ब्लड सेल और इसका होता है इसका सॉरी RBC होगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया है RBC, मैं कर दे रहा हूँ, RBC होगा और दूसरा होगा WBC। मतलब पहला रेड ब्लड सेल और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो RBC की जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चालनी नलिकाएं में पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं में क्या पाई जाती हैं? आप सबको पता होगा कि चालनी नलिकाएं कहाँ फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम क्या होता है, ये भी याद करवा दे रहे हैं। पहला होता है फ्लोएम, इसको क्या बोलते हैं, और जाइलम किसे बोलते हैं? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है। जैसे पेड़ पौधों में जाइलम जब भोजन बन जाता है तो जाइलम के द्वारा जल जो जाता है पूरे पेड़ पौधे में उसे जाइलम लेके जाता है। यहाँ से भी याद कर सकते हैं ज और ल, जल
मतलब कि जल से जाइलम लेके जाता है, और यहाँ से फ से फूड होता है, फूड मतलब भोजन, तो भोजन को ले जाने की क्रिया कौन करता है? फ्लोएम। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आप सबको पता होगा कि मानव आहार नाल में दो पाए जाते हैं, एक होता है छोटी आंत मानव आहार नाल में, एक होता है छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत। इसी छोटी आंत से हम लोग पाचन की क्रिया करते हैं, और एक होता है बड़ी आंत। ये छोटी आंत लंबी होती है लेकिन पतली नलिका होती है, पतली होती है यह, इसी के वजह से इसे छोटी आंत कहते हैं, और बड़ी आंत चौड़ी होती है। छोटी आंत के मुकाबले बड़ी आंत चौड़ी होती है। तो छोटी आंत में ही मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहा होता है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो आप सबसे दांत के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोला जाता है। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, और दांत में 4 प्रकार कौन कौन होते हैं? पहला होता है कैनाइन, दूसरा होता है इंसीजर, अगर गलती हो जाए तो माफ करिएगा, और तीसरा होता है प्रीमोलर, कौन होता है? प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। तो आप सबको पता होना चाहिए कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर को हिंदी में बोला जाता है अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक बोला जाता है, और मोलर को हिंदी में बोला जाता है च्वर्णक। तो मोबाइल पर लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, इसकी वजह से। तो आप सबको पता हो गया कि दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोला जाता है, और वयस्क मनुष्य में, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। श्वसन का अंतिम उत्पादक कौन होता है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और दूसरा H2O मतलब अभी तुरंत बताएं, H2O का मतलब होता है जल। कौन होता है? जल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रक्त क्या है? तो ये बहुत आसान भी क्वेश्चन है। तो रक्त एक उत्तक है, आप सभी जानते होंगे कि रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, मानव हार्ट में मतलब मानव हृदय में, हार्ट को बोला जाता है हृदय बोला जाता है, मानव हार्ट को ही हृदय बोला जाता है। हृदय में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो चलिए समझा दे रहे हैं अच्छे से कि मान लीजिए ये एक हृदय हो गया, तो इसमें ये 4 कोष्ठ हो गए, इसको बोला जाता है महाशिरा। इसको क्या बोला जाता है? महाशिरा, या फिर दायां अलिंद, दायां अलिंद होता है। इधर होता है बायां, तो इसे बायां अलिंद बोलते हैं, या फिर फुसफुस शिरा बोलते हैं। इसको बोलते हैं दायां निलय। क्या बोलते हैं? दायां निलय। तो आप सबको समझने के लिए बस यहाँ पर बायां निलय होता है। तो यही 4 होते हैं कोष्ठ। यहाँ पर ये मान लीजिए फेफड़ा हो गया, तो एक तरह समझने के लिए बता रहे हैं कि ये फेफड़ा हो गया। तो यहाँ से खून, अशुद्ध खून महाशिरा में आता है, इसके बाद दायां निलय में, उसके बाद यहाँ पर द्वार होता है, तो इसमें से सीधा फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से बायां निलय में आता है शुद्ध होके खून। इसके बाद फुसफुस शिरा में आता है, और फिर बायां निलय में आता है, बायां निलय से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है शुद्ध खून। तो याद रखिएगा कि मानव हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप सबको पता होना चाहिए कि मनुष्य के में अगर आंतरिक ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवहन उत्तक होता है, तो संवहन जाइलम और फ्लोएम उत्तक होता है। संवहन जाइलम और फ्लोएम उत्तक होता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं?
तो पौधे में भोजन स्टार्च या शर्करा के रूप में जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। तो अब आप सबको पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि स्वपोषी पोषण जो होता है वह कैसे भोजन को निर्माण करता है। अपने स्वपोषी पोषण भोजन निर्माण करने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज बनाता है, जिसे मतलब जब अपने भोजन को बना लेता है तो उसे ग्लूकोज कहा जाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र अभी तुरंत बताया है, C6H12 और O6। C से कार्बन होता है, H से हाइड्रोजन होता है और O से ऑक्सीजन होता है। तो यही मिलकर के बनाते हैं ग्लूकोज को। उसके बाद पौधे में पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। मानव हार्ट घिरा हुआ है। मानव हार्ट पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। तो मानव हार्ट मतलब अभी तुरंत बताया है कि हृदय को कहा जाता है। तो जो मानव का हृदय होता है वह पेरिकार्डियम से जुड़ा होता है। तो आप सब यहाँ पे भी याद रखिएगा एक और चीज कि मछली में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो अभी तुरंत बताए हम कि लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं इनकी 120 दिन होती हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं इनकी 20 से 20 दिन लगभग होती है, मतलब 12 से 20 दिन के लगभग में इनका पूरा जीवन अवधि होता है। तो आप सब याद रखिएगा कि इनकी जीवन अवधि 12 से 20 दिन होती है। तो याद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो आप सबको पता होगा कि पीत रस निकलता है यकृत से, जो हमारा मानव आहार नाल होता है। तो यहाँ पर यकृत होता है, यकृत से ही यहीं पे एक रस बनता है, यहीं पे एक होता है, बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक होता है, मान लीजिए यहीं से जब हमारा मानव हृदय बनता है, अरे मानव हृदय बोल रहे हैं, सॉरी, मानव जो पोषण होता है वहीं से जब पीत रस से ही भोजन को मिलाया जाता है। तो पीत रस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता। तो आप सबको पता होगा कि हेमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है, लेकिन मक्खी ऐसी जीव है जिसमें हेमोग्लोबिन कभी नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। तो आप सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इस हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। अब अगला क्वेश्चन 19वां, मनुष्य के आहार नाल के अवशोषी अंग कौन सा होता है। चलिए ये क्वेश्चन आप सबको HW में दे रहे हैं और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। लिख दे रहा है कि कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि क्या होगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन सा होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन सा होता है, तो इसका आंसर देने के लिए कमेंट कीजिएगा। और मुझे आशा होगी कि इस शानदार से सेशन में आप सबको कुछ ना कुछ जरूर लाभ हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन या फिर आगे की ओर। चलिए आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चलिए आज के, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िएगा और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।